नमस्कार दोस्तों, मैं रोकी टाटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हर बार जब भी नाजायज़ रिश्तों पर कहानी सुनाती हूँ, वारदात सुनाती हूँ, तब मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि नाजायज़ रिश्ते कभी भी सुखद परिणाम नहीं देते। इनका रिजल्ट हमेशा ही बहुत हार्मफुल होता है। कई बार तो ज़िंदगी से भी जाना पड़ता है और ऐसी ऐसी वारदातें आती हैं। ऐसे लोग ना ऐसे ऐसे आइडियाज़ लगाते हैं, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो उन तरीकों को जब कभी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कि शायद नाजायज़ संबंध नहीं होते तो बहुत कुछ नहीं होता, ये कत्ल नहीं होते, ये इस तरीके की आइडियाज़ नहीं होते, लोग किसी की ज़िंदगी नहीं लेते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं फिर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी रिसेंटली एक मर्डर हुआ है। एक नेपाल में रहने वाली लड़की का इंडिया में आने के बाद देहरादून में मर्डर कैसे हुआ, ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग तो क्या कहूँ, लेकिन सोचने वाली ज़रूर है, समझने वाली ज़रूर है। तो चलिए वारदात शुरू करते हैं। वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं कहानी के बारे में, चैनल के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट करके या कॉम्प्लीमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वारदात। 11 सितंबर 2023, आज है 27, महज 16 दिन पहले 11 सितंबर 2023 को देहरादून में एक एरिया है राजपुर रोड के एक एरिया से सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाता है, राजपुर थाना है वहाँ पर, और कहते हैं कि यहाँ पे राजपुर रोड पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जो है फटाफट मौका वारदात पर पहुँचती है और देखती है कि एक लाश पड़ी हुई है, एक लड़की की लाश है, जो लड़की का सर पे और उसकी बॉडी में बहुत सारे जख्म हैं और उसके जो शरीर है, उसका जो चेहरा है वो जलाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस जो है वो आसपास छानबीन शुरू कर देती है। यहाँ वो फॉरेंसिक टीम को बुला लेती है, डॉग स्क्वाड टीम को बुला लेती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। वो खुद भी सर्च करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टॉयलेट क्लीनर की जो बॉटल होती है वो पड़ी हुई है वहाँ पे, खाली बॉटल। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। फॉरेंसिक टीम आती है, वो ब्लड सैंपल जो भी अपने एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल आता है कि बॉडी में जो लड़की है जिसकी मौत हुई है वो आखिर है कौन। देखने से पता लग रहा था कि लड़की जो है वो देहरादून की तो नहीं है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जो ड्रेस बिल्कुल न्यू थी और ये लग रहा था कि ये ब्रांड न्यू, मीन टू से कि फर्स्ट या सेकंड टाइम ही इसको पहना गया होगा। जिस रोड पे लाश मिली थी वो रोड जो है वो एक पिकनिक पॉइंट की तरफ जाता है और उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस को एक बात तो समझ आती है कि चूंकि रात में 10 साढ़े 10 बजे तक जो होता है गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो 10 बजे के बाद जो है सुनसान होना शुरू हो जाता है उस रोड पे। तो जिसने भी बॉडी को डंप किया है, सुबह 7 बजे फिर हलचल हो जाती है क्योंकि लोग वॉक पर निकलते हैं। तो जिसने भी बॉडी डंप की है उसने सुबह 7 बजे से पहले और 10 बजे के बाद इस पीरियड में बॉडी को डंप किया है। अब पुलिस क्या करती है, वहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, लेकिन जहाँ पर सबसे लास्ट सीसीटीवी कैमरा होता है वहाँ से वो छानबीन करने का डिसाइड करती है। 10 सीसीटीवी कैमरों से इस रोड की फुटेज ली जाती है, जांच शुरू की जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ से पिकनिक पॉइंट की तरफ जाते हैं और पिकनिक पॉइंट से फिर गाड़ियाँ वापस आती हैं। उसके अलावा आगे जाने का कोई रूट नहीं है। तो इतना तो समझ में आ जाता है कि जो भी गाड़ी जाएगी वो वापस ही आएगी। अब 10 सीसीटीवी कैमरा से जब देखा जाता है तो लगभग 240 उस ड्यूरेशन में 240 गाड़ियाँ कैप्चर होती हैं
पुलिस 240 गाड़ियों को कैप्चर करती है। उसके बाद भी अब उस पॉइंट से लेके और जो जहाँ पे लाश मिली थी वहाँ से वो ड्यूरेशन जो है ना, वो ड्यूरेशन मापती है। उसके बाद वहाँ पे कितना टाइम लग सकता है अगर गाड़ी वहाँ पे जाती है और वहाँ से वापस आती है, वो टाइम पीरियड देखते हैं। तो लगभग सारी गाड़ियाँ एक ही टाइम पीरियड में जाती हैं और आती हैं। मतलब अगर सपोज दैट 20 मिनट का टाइम लग रहा है तो वो 20 मिनट का टाइम ही लग रहा है, 20, 22, 25 ये सब, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद 18 गाड़ियाँ ऐसी आती हैं, शॉर्टलिस्ट होती हैं, जिनको 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा है, 40 मिनट 50 मिनट, वो 18 गाड़ियाँ जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं, सस्पेक्ट के उसमें आती हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो जो लड़की से एविडेंस मिले हैं उन पर खोजबीन शुरू कर देती है। अब वहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ पता लगती है कि ये जो लड़की ने ड्रेस पहनी हुई है वो ब्रांड न्यू है, मतलब अभी रिसेंटली खरीदी गई है, या हो सकता है पहले की खरीदी गई हो, लेकिन उसमें ब्रांड न्यू ड्रेस थी। जब उसका कंपनी देखी जाती है तो पता चलता है कि जूडियो ब्रांड की ये ड्रेस है। अब पुलिस जांच करती है कि जूडियो ब्रांड जो है वो देहरादून में कितने हैं, तो पता लगता है जूडियो ब्रांड के 2 ही आउटलेट्स हैं। अब पुलिस जो है वो दोनों स्टोर में जाती है। एक स्टोर में तो कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन जब दूसरे स्टोर में जाती है तो वहाँ पर जब वो ड्रेस दिखाते हैं तो ड्रेस का जो बारकोड होता है, बारकोड से पता चलता है कि इस कलर की, इस डिज़ाइन की 8 ड्रेसेस हैं जो सेल की गई हैं। और उन 8 ड्रेसेस में से टाइम ये सारा कुछ नोट किया जाता है। तो उस टाइम में जो भी 8 थे उसके फुटेज देखे जाते हैं, और फुटेज जब देखे जाते हैं तो उसमें से एक फुटेज में वो लड़की जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसकी हुलिया जो था बिल्कुल मिलता जुलता, वो लड़की वहाँ पे एंटर होती है। क्योंकि जिसकी लाश मिली थी उसका जो चेहरा है वो पूरे तरीके से मतलब जल चुका था, तो पहचान नहीं आ रहा था। सिर्फ हुलिये से पता लगता है कि ये वही लड़की हो सकती है। अब वो ड्रेस लेती है, ड्रेस लेने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि उस लड़की के साथ एक आदमी भी है। और उसके बाद जब ड्रेस लेने के बाद वो बाहर जाते हैं तो बाहर वाला जो कैमरा था उसमें एक चीज़ कैप्चर हो जाती है कि वो दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं, और वो गाड़ी है SUV, और उसमें लिखा हुआ था आर्मी। अब ये देखने से पहली नज़र में ये समझ में आया कि ये जो गाड़ी है किसी हाई प्रोफाइल पर्सन की है, और दूसरी चीज़ कि उसमें आर्मी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी आर्मी की हो। अब जब वो गाड़ी कैप्चर हो जाती है तो फिर पुलिस क्या करती है कि जो राजपुर रोड पे गाड़ियाँ जो 18 शॉर्टलिस्ट करी गई थी उनसे मिलान करती है, उनसे मैच करती है। जब मैच करती है तो एक गाड़ी उस गाड़ी से मैच हो जाती है, तो ये पता चल जाता है कि जो गाड़ी जूडियो आउटलेट के बाहर थी वही गाड़ी राजपुर रोड पर भी देखी जाती है, और वो भी लेट नाइट। तो कंफर्म हो जाता है कि ये वही गाड़ी है। RTO से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे पता लगता है कि ये किसी रामेंद्र उपाध्याय नाम के आदमी की गाड़ी है। अब जब रामेंद्र उपाध्याय नाम का इंसान जो है वो कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद उसका नंबर निकाला जाता है। जब नंबर पर कॉल किया जाता है तो वो नंबर स्विच ऑफ होता है। अब नंबर का जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये रामेंद्र उपाध्याय का है, लेकिन रामेंद्र उपाध्याय कौन है? तो सामने आता है कि ये जो रामेंद्र उपाध्याय हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर पोस्टेड है देहरादून में। अब जब पुलिस को ये पता लगता है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, मतलब एक हाई पोस्ट है, अब इस पर सिर्फ इस बात को लेके आप उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो जूडियो आउटलेट्स पर मिली या राजपुर रोड पर उनकी गाड़ी थी। ये सबूत जो हैं वो काफ़ी नहीं थे। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने जो जांच में लगे हुए थे ऑफिसर्स उनको बोलते हैं कि ये सबूत जो है वो काफ़ी नहीं है, हम लेफ्टिनेंट कर्नल से इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें पर्याप्त सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि जिसने भी ये किया है वो बच ना पाए। पुलिस क्या करती है, लेफ्टिनेंट कर्नल का दूसरा नंबर निकालती है। जब दूसरा नंबर सामने आता है तो उसके बाद उसकी लोकेशन चेक की जाती है, और उसकी लोकेशन जिस टाइम पर वो गाड़ी जूडियो आउटलेट्स के बाहर दिखी उसी टाइम पर रामेंद्र उपाध्याय की लोकेशन जूडियो के पास थी। इसके बाद जब गाड़ी राजपुर रोड पर दिखी उस समय भी रामेंद्र उपाध्याय के नंबर की लोकेशन
उस जगह पर भी मिली। तो इससे कंफर्म हो गया कि रामेंद्र उपाध्याय ही अपनी गाड़ी चला रहा था और राजपुर रोड पर भी रामेंद्र उपाध्याय था, और उसी समय पर जिस समय पर वो गाड़ी वहाँ पे लोकेट होती है। तो इसके बाद पुलिस आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट करती है और उनको बताती है पूरी बात। तो वो कहते हैं कि हम आपका पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े बता दीजिएगा। इसके बाद रामेंद्र उपाध्याय को अरेस्ट किया जाता है धारा 302 के तहत। अरेस्ट करके जब पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस स्टेशन लेके आने के बाद जब पूछते हैं तो एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी जो है वो सामने आती है। रामेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि 1 जनवरी 2020 को उनकी जो पोस्टिंग है वो सिलीगुड़ी में होती है। उनकी जो फैमिली है वो यूपी में रह रही थी उस टाइम पर। रामेंद्र उपाध्याय की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उनकी एक पत्नी है और एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है। अब जब उनकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी में होती है तो वो एक दिन एक डांस बार में जाते हैं, और डांस बार में जाने के बाद वहाँ वो पहली बार श्रेया शर्मा को देखते हैं। श्रेया शर्मा एक्चुअल में वो नेपाल की रहने वाली थी और उसकी उम्र उस समय 25 साल थी। वो जॉब के सिलसिले में भारत आई थी और सिलीगुड़ी में एक डांस बार में उसकी नौकरी लग जाती है, और वहीं पर ही रामेंद्र की उससे पहली बार मुलाकात होती है। नंबर एक्सचेंज होते हैं, दोस्ती होती है, और ये दोस्ती ज़्यादा समय नहीं लगता प्यार में तब्दील हो जाती है। प्यार का इजहार खुद रामेंद्र ने किया था। इसके बाद रामेंद्र जो है वो एक फ्लैट लेते हैं और वहीं पर ही दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन 2-2.5 साल ही होते हैं कि रामेंद्र की जो ट्रांसफ़र है वो देहरादून हो जाता है। जब उनकी ट्रांसफ़र देहरादून होता है तो देहरादून में वो अपनी फैमिली को ले आते हैं और यहाँ पर फैमिली के साथ वो अपने रहने लग जाते हैं प्रेमनगर एरिया में। उनको जो है वो श्रेया की याद आने लग जाती है। वो श्रेया को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि श्रेया को यहाँ होना चाहिए। तो वो श्रेया को कॉल करके देहरादून बुला लेते हैं और देहरादून में ही एक फ्लैट किराए पर दिलवाते हैं और वहीं पर श्रेया रहने लग जाती है। कई बार रामेंद्र जो है वो श्रेया के साथ घूमने भी जाते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं श्रेया के साथ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लेट नाइट वो अपने घर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो रात भर अपने घर नहीं जाते। जब ये चीज़ें होती हैं तो रामेंद्र की जो वाइफ है उसको शक होने लग जाता है और ज़्यादा समय नहीं लगता, उनको ये कंफर्म हो जाता है कि रामेंद्र का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और एक दिन वो श्रेया के पास पहुंच जाती हैं और श्रेया के पास पहुंचने के बाद उन दोनों में आपस में बहुत झगड़ा भी होता है। रामेंद्र की पत्नी को पता लगता है तो रामेंद्र की पत्नी घर पे उससे झगड़ा करती है। अब यहाँ पर जब श्रेया को ये चीज़ पता लगती है कि अब रामेंद्र की पत्नी को तो पता चल ही चुका है, तो अब वो शादी के लिए फोर्स करती है कि अब सब कुछ जब खुल ही गया है तो मुझसे शादी करो। अब यहाँ पे रामेंद्र दोनों तरफ से परेशान है। घर जाते हैं तो घर में बीवी झगड़ा करती है और फ्लैट पे जाते हैं श्रेया के पास तो श्रेया जो है शादी के लिए फोर्स करती है। अब रामेंद्र यहाँ पे परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता क्योंकि शैतान घर कर जाता है। और इसके बाद बात आती है 10 सितंबर 2023 की। 10 सितंबर 2023 को रामेंद्र श्रेया के फ्लैट पर जाते हैं और श्रेया से कहते हैं कि चलो आज ड्रिंक करते हैं। दोनों ड्रिंक करते हैं और रामेंद्र जानबूझकर श्रेया को ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं ताकि वो ओवर ड्रिंक हो जाए और उसके बाद उससे कहते हैं कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। चूँकि रामेंद्र जो है वो इरादा कर आए थे। जब राजपुर रोड पर जाते हैं, पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। जब वापसी आते हैं तो पूरा लेट हो चुका था और वहाँ पे सुनसान हो चुका था। इसके बाद रामेंद्र हथौड़ा निकालते हैं और श्रेया के सर पे वार करते हैं और वो इतना तेज़ वार करते हैं और इसके बाद इतनी बार वार करते हैं कि श्रेया की मौत मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद एक सुनसान सी जगह देख के रामेंद्र उसकी डेड बॉडी निकालते हैं और ज़मीन पर साइड में फेंक देते हैं। और इसके बाद वो अपने साथ ही टॉयलेट क्लीनर वाली जो बॉटल थी उसमें वो एसिड लेकर आए थे और उस एसिड को उसके चेहरे पर फेंकने लग जाते हैं जिससे कि उसका चेहरा जल जाए और पता ही ना चले कि ये लाश आखिर है किसकी। वो वहाँ से चले जाते हैं। बस एक ड्रेस ने जो लाश की गुत्थी है वो सुलझा के रख दी। तो उसके बाद पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट करके जेल भेज देती है। अब देखिए क्या प्रोसेस होता है। मुकदमा दायर होता है,
चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद में फिर केस जो है वो कोर्ट में जाएगा और उसके बाद पैरवी चलेगी, सबूत इकट्ठे करके दिए जाएंगे और उसके बाद फिर जाके कोर्ट में जब पैरवी चलेगी तब जाके डिसीजन आएगा। लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो थी पूरी वारदात। शुरू में ही कहा था मैंने कि नाजायज़ रिश्ते कभी भी खुशी नहीं देते। चंद पलों की खुशियों के लिए आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दें। श्रेया जान से गई, लेकिन आप ज़िंदगी भर के लिए जेल में गए, और इसके अलावा आपके बच्चे और आपकी बीवी का क्या कसूर? रिश्ता आपने बनाया, भुगतेंगे वो। सोचने की बात है, समझने की बात है। एटलीस्ट जिस बच्चे को दुनिया में लेकर आए हैं उसकी खुशियों का ध्यान कौन रखेगा? अगर ये सब सोच लें तो शायद क्राइम हो ही ना, पर हकीकत यही है। वारदात ख़त्म करूं उससे पहले वही सवाल जवाब का सिलसिला। तो मैंने कल के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, 3 आँखों वाला जानवर कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, और उसकी जो तीसरी आँख है उसको क्या कहते हैं? तो आज तीनों सवालों के जवाब दूंगी मैं। 3 आँखों वाला जो जानवर है उसको हम कहते हैं तुआट्रा। तुआट्रा जानवर ही इकलौता ऐसा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो इसकी आँख का नाम है वो है पार्श्विका आँख। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी सांस 6 दिनों तक रोक सकता है? आपने उस जीव का नाम बताना है, तो कमेंट करके आप नाम बताइए, जवाब कल के वीडियो में। तो देखते रहिए और बने रहिए क्राइम चैनल पर, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।